सो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने जो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन किया था उसके अकॉर्डिंग एआई पेरिन एंड जेबीएस हेल्डेन का कहना था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है वाटर में यानी कि बॉइलिंग वाटर में अंडर कंडीशंस लाइक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर एंड फर्दर वी हैव वॉल्केनिक इरप्शंस थंडरिंग एंड लाइटनिंग जो कि एनर्जी सोर्स की तरह उस टाइम पे काम किए और लाइफ को जनरेट किया। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना जरूरी था, अदरवाइज ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी बिकॉज दिस थ्योरी हैड मिनिमल एविडेंसेस जो कि उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। सो बच्चे अल्टीमेटली दिस वाज प्रूव्ड बाय, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, दिस वाज प्रूव्ड बाय स्टैनले मिलर, यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया बाय स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर जो थे वो प्रोफेसर थे एंड उनके स्टूडेंट हेरोल्ड ड्यूरे, उन्होंने काम किया। हेरोल्ड ड्यूरे एंड स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एंड दे डिजाइंड एन apparatus दैट इज स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। तो स्पार्क डिस्चार्ज apparatus जो कि एक स्पेशलाइज्ड apparatus था, इसी को डिजाइन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। तो स्पार्क डिस्चार्ज apparatus का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर को रेप्लिकेट कर रहा था उस टाइम पे। इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाए गए, कुछ कॉलम्स बनाए गए यानी कि एंड चैम्बर्स बनाए गए थे दिस वे। ठीक है, तो बच्चे ये स्ट्रक्चर जो है पूरा कनेक्टेड रहने वाला है with elevations and some depressions and chambers जो अलग अलग यूनिट्स को, बायोस्फीयर के अलग अलग यूनिट्स को यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, उसको एक्सप्लेन कर रहा था बेटा। ठीक है, सो that's the apparatus with multiple chambers। अब बच्चे ये दो चैम्बर बताए गए हैं जिसमें से ये चैम्बर जो है वो एटमॉस्फेरिक रीजन है एंड दिस इज हाइड्रोस्फेरिक रीजन, यानी कि हाइड्रोस्फीयर है जहां पे वाटर को फिल किया गया था। वाटर को फिल किया गया था, साथ में इसके साथ एसोसिएट किया गया था फ्लेम को ताकि कंटिन्यूस हीट एनर्जी से मिले। तो फ्लेम जो है वो वाटर को बॉईल कर रहा था जिसके बाद स्टीम जनरेट हो रही थी एज टोल्ड बाय AIO Perrin and JBS Haldane that water exists in water vapor form। तो वाटर जो था वो वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, सो इस तरीके से वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में रिलीज किया जा रहा था और स्टीम बन के जा रहा था इस चैम्बर में। ठीक है, सो बच्चे दिस वाज बॉयलर। बॉयलर में कंटिन्यूसली वाटर ऐड करने के लिए सोर्स था हमारे पास, वाटर स्टीम जनरेट हो रही है एंड दिस चैम्बर सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर रहा बेटा ये, दिस इज स्पार्क चैम्बर। ये स्पार्क चैम्बर है which was supplied with electrodes, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे टू रेप्लिकेट दैट एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट जिसमें ओपेरिन और हेल्डेन ने कहा कि लाइटनिंग हो रही थी बहुत सारी। तो दीज आर इलेक्ट्रोड्स। Further, इस पर्टिकुलर चैम्बर में we had CH4 यानी कि मीथेन, NH3 यानी कि अमोनिया एंड H2 हाइड्रोजन एज पर टोल्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। तो बच्चे जो भी चीज यहाँ पे यूज हो रही है और डिजाइन की गई है वो हमारे पास उसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग थी जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया है, कुछ भी खुद से नया ऐड नहीं किया गया था।
और बच्चे टेम्परेचर वॉज मेंटेन्ड नियरली 800 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा था, तो अकॉर्डिंगली वैसे ही मेंटेन किया गया। और बच्चे लाइफ के लिए कहा गया था कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है वाटर में, यानी कि रिएक्शन हवा में हो रहा है और लाइफ जो है वाटर में ओरिजिनेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली डेफिनेटली कंडेंसेशन हो रहा है रेन के थ्रू, वाटर नीचे आ रहा है जो कि ऐसे केमिकल्स को, ऐसे कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर रहा है वाटर में जो लाइफ जनरेटिंग हो गए। ठीक है, सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंडेंसर भी लगाया गया, एंड दिस इज कंडेंसर। सो अब क्या किया गया, ये सारी चीजें जो है वो डाली गई, CH4 NH3 NH2, ये तीनों चीजों को डाला गया कुछ प्रॉपर रेशियोज में, और अल्टीमेटली यहाँ पे कलेक्ट कर दिया गया। और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए कंटिन्यूसली लाइटनिंग करवाई गई, और ये प्रोसेस नियरली 21 डेज के लिए रन किया गया। साथ ही साथ में वाटर जो है वो कंटिन्यूसली स्टीम की फॉर्म में रीच कर रहा था इस चैम्बर में, और स्टीम की फॉर्म में वाटर आ रहा था, और यहाँ पे कंडेंसर भी लगाया गया। कंडेंसर के कांटेक्ट में आते ही वाटर कंडेंस हो रहा था, और वो सारी चीजें को लेकर कंडेंस हो रहा था जो यहाँ पे बन रही। तो कंडेंसेशन के बाद जो अकोमोडेशन हो रहा था वाटर का, वो यहाँ पे इस ट्यूब में हो रहा था। इस ट्यूब को फर्दर नाम दिया गया था यू ट्यूब, क्योंकि इसका शेप जो है वो यू शेप था। तो बच्चे ये डिप्रेशन को डिनोट कर रहा है जो अर्थ के सरफेस पे यानी कि लिथोस्फीयर में था, जो डिप्रेशन उसको डिनोट कर रहा है। तो कंडेंसेशन के बाद जो सारा वाटर जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, और कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो वाटर मिला ना, वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट नहीं था, इट वॉज रेडिश ब्राउन इन कलर। और बच्चे ओपेरिन ने कहा था ना कि लाइफ जो है वाटर में जनरेट होती है, बॉइलिंग वाटर में जनरेट हुई थी, तो इसीलिए वो वाटर जिसमें लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स थे, यानी कि लाइफ थी, जो लाइफ बनी है जिस वाटर में, उसे मतलब हेल्डेन सूप जो है वो नाम दिया गया था। तो हेल्डेन सूप जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हुआ। हेल्डेन सूप यानी कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो वाटर जो लाइफ को कंटेन कर रहा है, यानी कि लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे डाला, मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, कंटिन्यूस लाइटनिंग करवाई। तो लाइटनिंग के बाद अल्टीमेटली प्रोसेस हुआ। ठीक है, 21 दिन तक साथ ही साथ में स्टीम आ रहा है, यानी कि वाटर आ रहा है वेपर्स की फॉर्म में, और बच्चे जो चीजें बनती जा रही है वो कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस होती जा रही है नीचे की तरफ, क्योंकि हम कंडेंसर में कंटिन्यूसली वाटर यानी कि कोल्ड वाटर डाल रहे हैं जो स्टीम बन के बाहर भी आ रहा है। तो कंडेंसर इस ट्यूब को कूल कर रहा है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन हो रही है, और वाटर जो है अलॉन्ग विद द फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है यू ट्यूब में, और अल्टीमेटली वो जो वाटर कलेक्ट हो रहा है उसे हेल्डेन सूप कहा जा रहा है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था। तो मतलब सारी पूरी साइक्लिक कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब बच्चे अब इस रेडिश ब्राउन हेल्डेन सूप में क्या क्या चीजें थी, ठीक है, सो उसके बारे में बात करते हैं। पर बच्चे अल्टीमेटली स्टैनले एंड मिलर कलेक्टेड हेल्डेन सूप, उन्हें हेल्डेन सूप कलेक्ट किया आफ्टर 21 डेज, मतलब कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहा 21 डेज के लिए, एंड ऑब्जर्व अमीनो एसिड्स इन इट। क्या हमने अमीनो एसिड्स डाले थे पहले चैम्बर में? इस चैम्बर में कोई भी अमीनो एसिड नहीं थे बेटा, इस चैम्बर में कोई भी अमीनो एसिड्स नहीं थे, और जो अमीनो एसिड उन्होंने ऑब्जर्व किए दैट वाज एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये 3 अमीनो एसिड इन्होंने ऑब्जर्व किए।
अब जब 3 अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये 3 अमीनो एसिड जो है बेटा, ये हमारे पास लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, यानी कि ये प्रोटीन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो कि लाइफ का हिस्सा है बेटा, है ना। तो बच्चे इसी तरीके से वो नियरली कंक्लूजन पे आ गए कि अगर हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स से बन गए 21 दिन के रिएक्शन के बाद, तो डेफिनेटली इसी कुछ तरीके से बाकी बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे। बाकी बायोमोलिक्यूल्स बनने की वजह से कुछ ऐसा एग्रीगेट बना होगा जिसने की लाइफ फॉर्मिंग यूनिट्स बनाए, ठीक है। और अल्टीमेटली उस लाइफ फॉर्मिंग यूनिट्स के बाद अल्टीमेटली लिविंग स्ट्रक्चर बने होंगे। तो इसी तरीके से वो एनालिसिस करते चले गए, ठीक है। तो बच्चे अल्टीमेटली इसके बाद वो लाइफ कैसे बनी, ये तो कोई किसी ने भी अभी तक प्रूफ नहीं किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के पूरे होने के बाद बहुत सारे रिसर्चर्स ने अलग अलग एलिमेंट्स लेकर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेकर अल्टीमेटली इस प्रोसेस को करवाया। तो उन्होंने बहुत सारे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड कंपोनेंट्स वो भी एनालाइज किए इस हेल्डेन सूप में, ठीक है। तो अल्टीमेटली दे कॉन्क्लूडेड कि बायोमोलिक्यूल्स डेफिनेटली इसी प्रोसेस से बने हो सकते हैं, बट इसके आगे लाइफ कैसे बनी उसका एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो बच्चे हम अभी तक इसी कंक्लूजन पे आके रुक गए हैं कि यहाँ पे कि बायोमोलिक्यूल्स यहाँ तक बने। उसके बाद आगे कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे ऑल्दो, ठीक है। बट अभी तक इंफॉर्मेशन हमें हमारी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ तक थी, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आने लग गई। सो लोगों के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, सबसे पहले एटम्स है जो कि सीक्वेंस में रहे, उसके बाद डेफिनेटली बायो मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स लाइक दिस CH4, NH3, H2 एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स जो कि एनवायरमेंट का हिस्सा बने। उसके बाद वहां पे एनर्जी स्टिमुलस इस तरीके से था कि वो मॉलिक्यूल्स ने रीअरेंज किया और बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। बायोमोलिक्यूल्स लाइक बेसिक बायोमोलिक्यूल्स, जिसे आप सिंपल बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हो, लाइक अमीनो एसिड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरीके से कुछ सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बने। एंड फर्दर दे कंक्लूडेड माइट बी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एनर्जी सोर्सेस और अरेंजमेंट्स ये बायोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स जो है ना, उन्होंने प्रोटोबायोन्स बनाए होंगे, क्योंकि जब रिसर्च अगर फर्दर हुई, आगे जब फर्दर रिसर्च हुई थी इसके बाद, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स बने थे जो प्रॉपर लिविंग तो नहीं थे, लेकिन उनमें सेल जैसी प्रॉपर्टीज आई थी, उन्हें प्रोटोबायोन्स का नेम दिया गया। कैसे बने उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हैं वो भी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली प्रोटोबायोन्स आए होंगे और उसके बाद सेल बना होगा, लेकिन सेल में भी पहले प्रोकैरियोटिक सेल जो कि ऑटोट्रॉफिक था, पहले कीमो ऑटोट्रॉफिक क्योंकि आसपास बहुत सारा रॉ मटेरियल था ऑलरेडी, तो वो डायरेक्टली उसे यूज कर लेते थे, ठीक है। सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक थे पहले ऑर्गेनिज्म, पहले से वो खा लेते थे। उसके बाद अल्टीमेटली कीमो ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि जब फूड कम पड़ना शुरू हो गया तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बन गए। फिर केमिकल जो है एज ए रॉ मटेरियल भी कम पड़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने ऐसी एवोल्यूशन किया कि इस तरीके से कि मतलब लाइट को वो यूज करने लगे एज एन एनर्जी सोर्स, उससे फूड सिंथेसाइज किया। और अल्टीमेटली उसके बाद हमारे पास यूकेरियोट्स आए, और वो यूकेरियोट्स जो कि आज एडवांस सेल्स हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को कुछ एडवांसमेंट शो करनी पड़ी ताकि वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को बेयर करके उस कंडीशन के साथ एडजस्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये सारा सीक्वेंस जो है ये बताया जाता है आज तक, यानी कि ये वाला पूरा, पहले एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स, देन कॉम्प्लेक्स वन,
फिर प्रोकैरियोटिक, फिर प्रोटोबायोन्स, फिर प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोबायोन्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि सिंपल बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके से फॉर्म हुए हो सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी भी शायद इसी एनर्जी सोर्सेस के दौरान आई होगी, इसी एनवायरनमेंट में आई होगी। तो बच्चे अब एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बन गए, तो प्रोटोबायोन्ट्स कैसे बने उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है बेटा अगेन हमारे पास, कोई एक्चुअल डाटा जो है वो प्रीवियस लाइफ से और प्रीवियस एरा से नहीं है बेटा। सो बच्चे बायोमोलिक्यूल्स की बात हो गई, अब प्रोटोबायोन्ट्स, इसका एक ब्रीफ आइडिया चाहिए हमें। सो बच्चे प्रोटोबायोन्ट्स वर एक्चुअली एग्रीगेट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेट्स थे बेटा। ठीक है, और बच्चे प्रोटोबायोन्ट्स जो है हमने नेचुरली तो नहीं देखे हैं, बट दीज आर एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर्स जो लैब कंडीशन में डिजाइन किए गए थे। कुछ सिचुएशंस को देखते हुए, इस थ्योरी के कंक्लूजन को जानते हुए अल्टीमेटली ये प्रोसेस आगे किया गया था। तो प्रोटोबायोन्ट्स दैट वर ऑब्जर्व्ड was of two types, जो ऑब्जर्व किए गए थे प्रोटोबायोन्ट्स वो दो तरह के थे। तो बच्चे वो थे कोसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। कोसरवेट्स वर फॉर्म्ड बाय सिडनी फॉक्स, ये रिसर्चर थे, इसको फॉक्स कोसरवेट्स सिडनी फॉक्स बाय ओपैरिन, कोसरवेट्स वर फॉर्म्ड बाय ओपैरिन। ठीक है, इसे ओपैरिन कोसरवेट्स कहा जाता है। तो बच्चे अल्टीमेटली माइक्रोस्फीयर्स वाज फॉर्म्ड बाय सिडनी फॉक्स, सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर की फॉर्मेशन करी थी, जिसे फॉक्स माइक्रोस्फीयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब कोसरवेट्स में और माइक्रोस्फीयर्स में क्या डिफरेंस था और वो कैसे स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली किया क्या था, जब ओपैरिन को पता चला कि सिंपल बायोमोलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म हुए, अल्टीमेटली उसी एनवायरनमेंट में शायद कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए हो सकते हैं, तो उन्हें लगा कि डेफिनेटली उन बायोमोलिक्यूल्स के बाद सेल की फॉर्मेशन हुई होगी, क्यों ना उस एनवायरनमेंट को दोबारा क्रिएट किया जाए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि लाइफ जो है ना, उन्होंने कहा था कि लाइफ जो है वो वाटर में जनरेट हुआ, वो वाटर जो बॉईल कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, वाटर, बॉइलिंग वाटर जो है वो दोबारा लिया, और जो बायोमोलिक्यूल्स थे ना, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, उन्होंने उस बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। यानी कि लैब कंडीशन में बॉइलिंग वाटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जैसे मॉलिक्यूल्स को बॉईल करना शुरू कर दिया। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह लिए, उसे बॉईल करना शुरू कर दिया। तो बॉईल करने के बाद काफी टाइम के बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे ना बॉइलिंग वाटर में एग्रीगेट्स बन गए। एग्रीगेट्स, बहुत सारे एग्रीगेट्स बन गए हैं, और उन एग्रीगेट्स के अंदर ना बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बायोमोलिक्यूल्स एग्रीगेट्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये एग्रीगेट बना कैसे, कोई ना कोई कवरिंग या मेम्ब्रेन तो होगी, वो तो हमने बनाई नहीं। तो बच्चे जो एग्रीगेट बना वो सब बायोमोलिक्यूल्स का बना था, जिसके अराउंड एक थिन फिल्म ऑफ वाटर जो है वो अरेंज हो गया था। यानी कि वाटर की थिन फिल्म बन गई थी, जो कि एक बेसिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा था। तो बच्चे क्या हुआ, एग्रीगेट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन कोसरवेट्स remain surrounded by a thin film of water, जो कि एक मेम्ब्रेन और सेपरेशन की तरह काम कर रहा था। So these were biomolecules, और इसी तरीके से बाकी एग्रीगेट्स भी थे जिनके अराउंड थिन फिल्म ऑफ वाटर बन गई थी, एंड दिस वाज थिन फिल्म ऑफ वाटर। और इतना ही नहीं, ये थिन फिल्म ऑफ वाटर से ना एक्सचेंज पॉसिबल हो पा रहा था, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स बाहर और अंदर मूव कर पा रहे थे। और बच्चे बायोमोलिक्यूल्स अंदर और बाहर मूव कर पा रहे थे, यानी कि एक्सचेंज हो पा रहा था, तो एक्सचेंज वाज पॉसिबल।
exchange and growth of structure was possible in it. तो इस तरीके से उन्होंने रियलाइज किया कि डेफिनेटली ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर है जो कि प्रोसेस में रहा होगा. ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रहा होगा जिसके बाद इन बायोमोलिक्यूल्स में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आई होगी और अल्टीमेटली नया सेल बना होगा. लेकिन सिडनी फॉक्स ने सेम एक्सपेरिमेंट किया विद सम प्रोटीनॉइड्स. उन्होंने प्रोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स यानी कि एक तरह से प्रोटीन प्रोसेस प्रोटीन्स लिए और उनको बॉईल किया काफी देर तक. ठीक है, उन्होंने जब वहां पे प्रोटीन्स को बॉईल किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट बन गया है, लेकिन वो मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट डबल मेम्ब्रेन. और बच्चे ये वो नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर बता रही हूं उनकी बडिंग स्टेज का. यानी कि उन्होंने कहा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बडिंग तक कर सकता है. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सब कुछ हो रहा है अकॉर्डिंगली जैसे बात की है. हमारे पास कोस्टल रेट्स के दौरान बात हुई ना कि मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था, मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था और ऊपर साइज ग्रो कर रहा था. वो चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी. लेकिन उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑब्जर्व की, वो ये कि यहाँ पे बडिंग भी पॉसिबल थी. यानी कि स्ट्रक्चर साइज में ग्रो भी कर रहा था और बडिंग भी हो पा रही थी. तो मतलब उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि डेफिनेटली ऐसा कुछ ही रहा होगा जो कि आपस में ग्रोथ भी कर पा रहा है, बड भी बना पा रहा है. ठीक है, so this structure with double membrane and in budding stage was known microsphere. So capable of exchange and growth और exchange का capable था और ऊपर से capable of budding even. तो उन्होंने कहा कि सेल में भी यही प्रॉपर्टी होती है और सेल जो है वो इन्हीं बेसिक एग्रीगेट से बना है. यानी कि पहले ऐसे एग्रीगेट्स बने फिर जाके सेल बना. ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को जान पा रहे थे. लेकिन इसके आगे में बहुत सारी थ्योरीज आई किसके बाद सेल कैसे बना, प्रोकैरियोट्स कैसे बने और अल्टीमेटली यूकैरियोट्स कैसे बने. तो बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन 100% एक्सेप्टेंस और क्लियरेंस किसी भी थ्योरी को लेकर अभी नहीं है. तो इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है और ना ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है किसी डाटा को लेकर. तो उन्होंने कहा कि पहले प्रोटोबायोन्स बने, फिर प्रोटोबायोन से कॉम्प्लेक्सिटी आई यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर्स बने, सिंपल सेल बना जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट था. और वो स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो हेटेरोट्रॉपिक था, बाहर से ही एक्सचेंज करता था चीजों को, यूटिलाइज करता था एनर्जी. लेकिन वो चीजें जो है अल्टीमेटली खत्म जब होने लग गई तो उन्होंने कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक काफी देर तक चलता रहा जिसके बाद कुछ केसेस में मॉडिफिकेशन के बाद यूकैरियोटिक प्लांट सेल बन गया और कुछ केसेस में एनिमल सेल. ठीक है, तो वो सीक्वेंस भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. तो प्रोटोबायोन्स के बाद कहा गया था कि प्रोकैरियोट्स बने, राइट. तो प्रोकैरियोट्स में पहले हेटेरोट्रॉफ्स, जब खाना खत्म होने लगा तो उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि उन्हीं केमिकल्स को एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया गया लेकिन खाना अलग से बनाया गया. उसके बाद जब केमिकल और ज्यादा खत्म होने लगे तो देन फोटो ऑटोट्रॉफ्स. फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स के बाद अल्टीमेटली हमारे पास आ गए यूकैरियोट्स. सो इस तरीके से अरेंजमेंट रहा. अब यूकैरियोट्स में फर्दर और कॉम्प्लेक्सिटी आई यानी कि वो मल्टी सेल्युलरिटी अटेन करने लगता है टाइम के साथ धीरे धीरे. तो यहाँ से हमारे पास बायोलॉजिकल और केमिकल एवोल्यूशन का सीक्वेंस कंप्लीट हुआ. यानी कि हम जान चुके, एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया कि लाइफ जो है वो जनरेट हुआ कैसे. लेकिन बच्चे एक्चुअल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का सिर्फ ये नहीं है कि लाइफ जनरेट कैसे हुआ.
एक्चुअल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये है कि लाइफ जो है वो चेंज हो रही है या नहीं, उसके बारे में जानना। और चेंज हो रही है तो किस रेट पे हो रही है, कैसे हो रही है, क्या नेसेसिटी है उस चीज की। ठीक है, सो ये है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे बात कर, सो फर्दर वापस से एवोल्यूशन पे। सो एवोल्यूशन हमने स्टार्टिंग में ही बात किया, इट्स अ स्लो एंड स्टडी चेंज। ये स्लो एंड स्टडी चेंज है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में होती है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि नई स्पीशी बन सके। मैंने जैसे कहा कि एवोल्यूशन का काम प्रोग्रेस करवाना नहीं है, एवोल्यूशन रिट्रोग्रेसिव भी हो सकता है। जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड्स, उनमें ऐसी चेंजेस आई है जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। तो बच्चे रिट्रोग्रेसिव यानी कि डिग्रेडिंग एवोल्यूशन भी हो सकता है, जो उनको एक फीचर को डिग्रेड करके दूसरे फीचर को शायद एडवांस कर रहा हो। तो बच्चे हमारे पास रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों एवोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एवोल्यूशन जो है उसका मेन एजेंडा ये है कि स्पीशी क्रिएट करनी है, अलग अलग वेराइटीज क्रिएट करनी है इस बायोस्फीयर में। तो एवोल्यूशन जो है इट इज मेंट टू क्रिएट डाइवर्सिटी। लेकिन एवोल्यूशन हुआ है, इसका क्या प्रूफ? लाइफ ओरिजिनेट हुई, लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, जिसके बाद थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये दो थ्योरीज जो है वो आज तक एक्सेप्टेड है। केमिकल एवोल्यूशन बताता है कि फर्स्ट टाइम लाइफ कैसे जनरेट हुई होगी, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बताता है कि लाइफ के बाद लाइफ कैसे बनी। लेकिन एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इस एवोल्यूशन को समझा कैसे जाता है, कौन सी चीजें हैं जो हमें एवोल्यूशन समझने में हेल्प करती है बेटा। सो बच्चे एवोल्यूशन को समझने के लिए वी हैव एविडेंसेस, मल्टीपल एविडेंसेस जो बताते हैं कि एक्चुअली चेंज आई है, एक्चुअल एवोल्यूशन हुआ है। सो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि लोगों को, जब लोगों ने एविडेंसेस देखे ना, तो उन्हें समझ आया कि चेंजेस हो रही है, टाइम से चीजें सेम नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हुई है, पहले जैसी थी आज वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद उन्होंने अपने अपने लॉजिक देना शुरू कर दिए कि डेफिनेटली इस रीजन से चेंज आया होगा, डेफिनेटली ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, सो वो एविडेंस क्या है? सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल जो देख के पता चलते हैं, एनाटॉमिकल यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से जो हमें पता चलते हैं, एविडेंसेस जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से। सो मॉर्फोलॉजी में भी बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे। सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे कि हम देखें कि एक ही ऑर्गेनिज्म में विंग्स है ना, दो ऑर्गेनिज्म में विंग्स है, लाइक बैट्स और इंसेक्ट्स की केस से बात करें, दोनों फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं। तो दोनों जो फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं, तो इंसेक्ट्स की केस में बात करें तो विंग्स मेम्ब्रेनस है, बैट की केस में बात करें तो वो उनकी स्किन एक्सटेंशंस है। तो कितना डिफरेंस है ना दोनों में। तो डेफिनेटली दोनों की नीड सेम रही थी, लेकिन वो दोनों ऑर्गेनिज्म सेम बेस से नहीं आए, उनके एंसेस्ट्रल अरेंजमेंट डेफिनेटली डिफरेंट रहे थे, जिसकी वजह से उनके जो फ्लाइट ऑर्गन्स है वो डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करें अपने लिम्स के बारे में। वी हैव 4 लिम्स, 11th में पढ़ा है, यहाँ पे ह्यूमरस होती है, यहाँ पे रेडियस अल्ना होती है ना लोअर आर्म में, यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड दीज आर फिलेंजेस। तो मुझे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अरेंजमेंट देख रहे हो ना, ये अरेंजमेंट हॉर्स में, ये अरेंजमेंट बैट में, ये अरेंजमेंट व्हेल में, फ्रॉग में, सब में सेम रहेगा। मतलब ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स वगैरह ये सब इनमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने 4 लिम्ब को होल्डिंग के
लिए यूज करते हैं, कुछ वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ जंपिंग के लिए, कुछ स्विमिंग के लिए। तो बच्चे ऐसे अरेंजमेंट्स अगर देखे जाए तो ये हमें बता रहे हैं कि सेम स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल होने की वजह से डेफिनेटली हम कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग कर रहे होंगे। मे बी कोई रेप्टिलियन ऑर्गेनिज्म होगा जिससे हम रिलेटेड हो, या फिर कोई मैमेलियन ऑर्गेनिज्म होगा जो हमारा कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। पर बच्चे टाइम के साथ हमारी जरूरतें अलग थी, हमारा लिविंग एजेंडास अलग थे, लिविंग अरेंजमेंट्स अलग थे, जिसकी वजह से हमने अलग अलग तरीके से अपने ऑर्गन्स को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस इस तरीके से हमें चीजें एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल, यानी कि एम्ब्रियो को देखकर हम कुछ चीजें फिगर आउट कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट को देखकर। क्योंकि एम्ब्रियो में अगर आप देखोगे ना कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फिशेस, एम्फीबियास, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया, इन पांचों के केस में डेवलपमेंट में सेम स्ट्रक्चर्स आते हैं। और मैं सिंपली एक नाम लूंगी जो कि कॉमन है सब में, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की जरूरत फिशेस को भी नहीं होती, फिशेस में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। उसके बाद ना ही रेप्टिलिया, एप्स, ना ही मैमेलिया को। तो फिर वो नोटोकॉर्ड क्यों आती है? डेफिनेटली हम वो कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहे हैं जिसमें नोटोकॉर्ड था, और अल्टीमेटली हमारी जरूरतें जो है वो थोड़ी हाई थी और थोड़ी डेवलप थी या डिफरेंट थी, जिसकी वजह से हम सबको वर्टिब्रल कॉलम बनाना पड़ा टाइम के साथ। चलो इतना तो ठीक है। बाकी हम बात करें टेल की, सबके एम्ब्रियोस में टेल आता है, फिशेस के केस में टेल, ठीक है, उनके केस में टेल एग्जिस्ट कर जाती है। एम्फीबिया के केस में टेल, चलो उनके केस में कुछ में भी एग्जिस्ट करती है। रेप्टिलिया के केस में अगेन एग्जिस्ट कर जाएगी, एप के केस में अगेन एग्जिस्ट करेगी। व्हाट अबाउट ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स जिनमें टेल नहीं होता? व्हाट अबाउट फ्रॉग्स जिनमें टेल नहीं होता? जब टेल एग्जिस्ट ही नहीं करनी है तो क्यों आती है एम्ब्रियो में? अगेन वो रिपीट कर रहे हैं ना अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो मतलब वो चेंजेस, वो स्ट्रक्चर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर बाईपास ही नहीं हो पाया अभी तक। ऑल्दो उनकी जरूरत ही कोई नहीं है एम्ब्रियो में, लेकिन फिर भी वो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो पहले एग्जिस्ट करते थे, इसीलिए वो आ रहे हैं जस्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, फॉसिल्स। फॉसिल्स जो है वो डेड रिमेन्स होते हैं जो कि हमें जमीन से, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से, लावा, जो डिपॉजिटेड लावा है उसमें, या फिर आइस में डिपॉजिटेड मिलते हैं। ये डेड रिमेन्स जो है ना बच्चे, अगर हम इनको लेकर आए और उनके स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो हमें कुछ ऑर्गेनिज्म से कॉमन फीचर्स शेयर करते हुए मिलते हैं, या फिर कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो से उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉसिल्स हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर जो प्री एग्जिस्ट कर रहा था उसका फीचर किससे मिलता है और कितना मिलता है। और कई फॉसिल्स तो ऐसे मिले हैं ना जिनके फीचर दो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, वो भी पूरे 50-50%। ना वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता था अगर वो भी एग्जिस्ट करते, तो ना ही एक पर्टिकुलर कैटेगरी का होता ना दूसरी कैटेगरी का। तो इतने फीचर्स वो एफिशिएंटली वो दो कैटेगरी के शेयर कर रहे हैं। तो मतलब डेफिनेटली कुछ कॉमन चीजें रही हैं जिसके बाद धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो ये कुछ एविडेंसेस है जो हमें स्टडी करना है, जो हमें बताएंगे कि एवोल्यूशन हुआ कैसे है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इन एविडेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तरह के एवोल्यूशन भी बता देती हूँ। टू टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन आर देयर, जिसमें से एक होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होता है जो बताता है कि दो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली कुछ डिफरेंट एंसेस्टर्स से थे, जो कि सेम अरेंजमेंट में, सेम एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से और सेम नीड होने की वजह से उन्होंने कुछ सेम फीचर डेवलप किए और अल्टीमेटली एवोल्यूशनरी वो कन्वर्ज कर गए। ठीक है, दूसरा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन है जिसमें बताया जाता है
कि दो ऑर्गेनिज्म और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई कॉमन एंसेस्टर्स से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से वो काफी सारे स्ट्रक्चर कॉमन शेयर करते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से और जरूरत की वजह से उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि उनमें डिफरेंस आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो डाइवर्ज कर गए, अलग अलग डायरेक्शन में नई स्पीशी बन गए, यानी कि कोई एक्स स्पीशी थी उससे ए और बी स्पीशी बन गई। ठीक है, यहां से स्पीशी कॉमन तो नहीं बनी है, ये कॉमन स्पीशी बनने को नहीं दिखाया कि दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ही स्पीशी बन गए, नहीं, रिलेटेड स्पीशी बन गए, या फिर आप रिलेटेड जीनस कह सकते हो मे बी, ठीक है, या फिर रिलेटेड फैमिली कह सकते हो, रिलेटेड ऑर्डर कह सकते हो, मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या पता अगर डिस्टेंटली अरेंज्ड होते वो सेम किंगडम में भी नहीं रखे जा सकते, अब वो क्या पता सेम किंगडम या सेम फाइलम शेयर कर रहे हो, मतलब ऐसे कन्वर्जेंस आ जाता है। ठीक है, सो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। तो इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए हम ये एविडेंसेस पढ़ेंगे कल के लेक्चर में।